प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता कहानी का चौथा खंड आपको पढ़ाने जा रही हूँ और ये इस कहानी का आखिरी खंड है। इसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा और आपका जो हिंदी विषय का गद्य खंड है उसका भी ये आखिरी पाठ है। आशा है आपको पिछले 3 खंड तोते कहानी के समझ में आ गए होंगे और अब मैं चौथे खंड पर आ रही हूँ। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और ये तोता कहानी। अब मैं सबसे पहले पुनः इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताऊंगी और तत्पश्चात हम गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। जीवन परिचय, और जैसा कि उनके जीवन का भी आदर्श वाक्य था, यत्र विश्वम भवेत् एकनीड़ा, जो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जिसमें वो चाहते थे कि सारा विश्व एक घर और परिवार की तरह से आपस में मिलजुल करके रहे और पाश्चात्य सभ्यता और पूर्वी सभ्यता के जो आदर्श हैं, जो संस्कार हैं, श्रेष्ठ आदर्श और संस्कार, उन सबको सम्मिश्रित करके मिला करके हम बालक को शिक्षा दें, बालक के व्यक्तित्व का विकास करें और इस तरह से हम पूरे विश्व में मानवतावाद की स्थापना करें, जो हम लोगों का आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, और उसको इन विद्यालयों के माध्यम से ही साकार करें, क्योंकि आज का बालक ही कल का नागरिक है। और एक बालक, जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वह पूर्ण व्यक्ति होता है, उसके अंदर अनंत संभावनाएं होती हैं, असीम मेधा और क्षमता होती है, आवश्यकता होती है तो अनुकूल परिस्थिति और वातावरण की, और उस बालक के भावों को, संवेगों को, संवेदनाओं को समझने की। तो अगर हम उसके भावों को, संवेगों को, संवेदनाओं को, रुचि को, क्षमता को, योग्यता को, मेधा को समझते हैं और उसकी मेधा, क्षमता, योग्यता के अनुकूल वातावरण और परिस्थिति देते हैं, तो वह बालक अवश्य ही अच्छे और श्रेष्ठ आदर्शों को ग्रहण करेगा, संस्कारित होगा और मानवतावाद की स्थापना करने में सहायक होगा, जो गुरुदेव का आदर्श था। और गुरुदेव स्वयं ही, जैसा कि आपको पता है, कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और प्रकृति की गोद में रहना, प्रकृति की समीपता में रहना, प्रकृति से सीखना और प्रकृति से सीख करके उसे अपने जीवन में उतारना, इन सब बातों में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर विश्वास रखते थे और इन्हीं आदर्शों और भावों को लेकर के ही वह शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन 1924 ईस्वी में जब उन्होंने ये तोता कहानी लिखी तो उस समय हमारा देश गुलाम था और उस समय की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित ना होकर के बंधन युक्त थी, औपचारिक थी। शिक्षा के नाम पर खर्च तो बहुत होता था, लेकिन वह वास्तव में बालक के पास तक नहीं पहुंच पाता था, बालक उस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो रहा था। तो इन सब विषम परिस्थितियों को देख करके ही उन्होंने तोता कहानी लिखी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत दिए। इस कहानी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में जो विकृतियां थीं उन सब की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हम संवेदनशील लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर हम इन दोषों को, विकृतियों को समझेंगे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था करने, शिक्षा देने और का लक्ष्य पूर्ण होगा और बालक वास्तव में उस शिक्षा से लाभान्वित होकर के एक सुनागरिक बन करके देश की और विश्व की सेवा करेगा। और शिक्षा व्यवस्था से जब विकृतियां निकलेंगी, वास्तव में योग्य और सच्चे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करेंगे, उन्हें प्रवेश करने का सुअवसर दिया जाएगा, तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। और यहाँ पर लेखक ने यह भी कहा है कि राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता और सच्चे योग्य शिक्षक नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था के दोष और विकृतियां दूर होंगी। बालक को भी और शिक्षक को भी और उनके अभिभावकों को भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। किसी भय और डर के वातावरण में ना शिक्षा देनी चाहिए
ना कोई शिक्षा दे सकता है, ना कोई बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है और ना शिक्षा व्यवस्था सार्थक हो सकती है। यहाँ पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इन सब बातों की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और ये सब बातें उन्होंने कहानी विधा में लिखी हैं, क्योंकि कहानी आसानी से लोगों की समझ में आ जाती है और लोग उसे समझ करके उससे सार तत्व निकाल सकते हैं कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए या ये कहानी क्यों लिखी गई है। अब हम जीवन परिचय पर आते हैं। नाम जैसा कि रवींद्रनाथ टैगोर, जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में, जन्म स्थान कोलकाता की जोड़ा साकू ठाकुरबाड़ी में, पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर, माता का नाम श्रीमती शारदा देवी, प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल, प्रमुख रचना गीतांजलि, पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जो कि विश्व का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है और उपलब्धियां उनकी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, वो देशभक्त थे। अंग्रेज सरकार ने उनको सर की उपाधि दी थी, लेकिन जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उन्होंने वह उपाधि वापस कर दी थी। हमारा राष्ट्रगान लिखा है जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है आमार सोनार बांग्ला। दार्शनिक थे ही, बिना दर्शन के वो इतने बड़े विश्वविद्यालय की और या शांति निकेतन की स्थापना नहीं कर सकते थे। कवि हैं, गीतांजलि उनकी कविताओं का संग्रह है, महान चित्रकार थे ही और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई। उनकी भाषा जो है वो सहज है, स्वाभाविक है, प्रवाहपूर्ण है, उसमें एक सततता है, निरंतरता है, असरदार है। और आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का गुरुदेव को बहुत अच्छा ज्ञान था और उनकी शैली परिचयात्मक थी, विवेचनात्मक थी। जब वो किसी वस्तु घटना के बारे में संक्षेप में बताते हैं तो वहाँ परिचयात्मक शैली है। विवेचनात्मक, जहाँ वो खोज और तथ्य के आधार पर अपनी बात कहते हैं, वहाँ विवेचनात्मक शैली है। आत्मकथात्मक शैली है, जहाँ उन्होंने अपने बारे में लिखा है वहाँ आत्मकथात्मक शैली है। और संकेतात्मक, जब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संकेतों के द्वारा अपनी बात कहनी चाहिए है तो वहाँ पर उन्होंने संकेतात्मक या प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। और शैली में आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एक विधि होती है, एक प्रक्रिया, एक पद्धति है जिसके माध्यम से साहित्यकार अपने कथ्य को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावशाली बनाता है। अब हम तोते कहानी पर आते हैं। आपको पता ही है कि साहित्य के 2 पक्ष, गद्य और पद्य, और गद्य की एक विधा कहानी है। पिछले 3 खंडों में मैंने कहानी के बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। अब आप ये कहानी के बारे में लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा तो आप पुनः समझ जाएंगे और आपका पुनर्अभ्यास हो जाएगा। अब हम गद्यांशों की व्याख्या पर आते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं जिसमें रचना और रचनाकार का नाम लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ तोता शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रवींद्रनाथ टैगोर हैं। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने तोते रूपी बालक के बाल सुलभ स्वभाव व आशावादी मनोवृत्ति को रेखांकित किया है, चित्रित किया है। अब हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर तत्पश्चात गद्यांश की व्याख्या करेंगे। जो चौथा चरण आएगा वो विशेष आएगा। तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजड़े की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ, आग भाथी और हथौड़ा लेकर। वह धम्माधम्म लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल तैयार की गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हाड़ी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार की लुहसार बेहद फैल गई और लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। अब हम बच्चों गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं
कि तोता दिन प्रतिदिन, मतलब तोता रूपी जो बालक था वो प्रतिदिन, दिन पर दिन, मतलब हर एक दिन, हर आगे आने वाले दिन में भद्र, भद्र मतलब बड़े शिष्ट, रीति मतलब तरीके से, अधमरा होता गया, मतलब मृतक समान हो गया। उस जिस छोटे से बालक के ऊपर शिक्षा का बोझ इतना अधिक होगा और उसे बलपूर्वक शिक्षा दी जाएगी, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तो वह तोता रूपी बालक मृतक समान ही हो जाएगा। और इसमें किसी को यह नहीं लग रहा था कि कोई शिक्षा व्यवस्था में कमी है। सबसे विडंबना तो ये थी कि शिक्षा व्यवस्था में राजा को, राज्य के अध्यक्ष को कोई कमी नहीं दिखाई दी। जैसा कि उन्होंने इससे पहले वाले खंड में मैंने गद्यांश में कहा कि शिक्षा की व्यवस्था में तो बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो शिक्षा के नाम पर जो आडंबर और प्रदर्शन है वह पूर्ण है। इसलिए किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में तोता रूपी बालक इस शिक्षा से मृतक समान क्यों हो रहा है। इसीलिए लेखक ने यहाँ ये कहा है कि भद्र रीति से, बड़े ही सभ्य तरीके से, कि देखने वाले भी समझ ना सके कि वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में कमी है क्या। इतना शिक्षा के नाम पर आडंबर और प्रदर्शन है कि आप जब तक कि सूक्ष्म निरीक्षण नहीं करेंगे, शिक्षा व्यवस्था की तह तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था की कमियों को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। शिक्षा व्यवस्था की कमियां आपके सामने उजागर नहीं होंगी और ये लगेगा कि शिक्षा की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, लेकिन फिर भी बालक क्यों मृतक समान होता जा रहा है। अभिभावकों ने, उधर माता पिता ने भी समझ लिया, क्योंकि जिस विद्यालय में वो भेज रहे हैं, विद्यालय बहुत सुंदर है, भवन बहुत सुंदर है, सब चीज़ बहुत स्वच्छ है, साफ सुथरी है, तड़क भड़क है से युक्त है, तो वहाँ अभिभावकों को भी ये नहीं समझ में आएगा कि शिक्षा व्यवस्था में कमी कहाँ है। वह तो यह सोचेंगे कि इतने सुंदर विद्यालय में, महंगे विद्यालय में हम भेज रहे हैं, वहाँ तो शिक्षा तो बालक प्राप्त ही कर रहा होगा और इस तरह प्रगति मतलब उन्नति काफ़ी आशाजनक है, काफ़ी प्रकाश युक्त है, संभावनाओं से परिपूर्ण है। फिर भी लेकिन क्योंकि तोता रूपी बालक तो मृतक समान हो ही रहा था, उसके ऊपर बोझ बहुत था शिक्षा का, उसको बंधन में बांधा गया था, कठोर अनुशासन में रखा गया था, लेकिन बालक तो बालक ही होता है, वह अपना बाल स्वभाव तो छोड़ नहीं पाता है। तो इसी तरह बालक रूपी पक्षी की जो प्रकृति स्वभाव है, प्रकृति है, उसका एक प्राकृतिक दोष है, अवगुण है। और चाहे बालक हो और चाहे तोता हो, पिंड मतलब पीछा छूटना, पीछा अब भी नहीं छूट पाया था, मतलब एक अवगुण से वह अभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाया था, बालक हो चाहे तोता हो। जैसे बालक आशावादी होता है, उसको कितने भी कठोर अनुशासन में रख दिया जाए, लेकिन वह अपनी निर्दोषिता और मासूमियत के कारण पुनः अपने को, चंचल प्रवृत्ति उसकी कहीं ना कहीं प्रकट ही हो जाती है और वो आशा भरी संभावनाओं से परिपूर्ण बातें करने ही लगता है। तो ऐसे ही लेखक ने यहाँ पर लाक्षणिक भाषा में कहा है कि सुबह होते ही, जैसे ही प्रातः काल होती है, जैसे ही नया दिन आता है, जैसे ही जीवन की शुरुआत होती है, चाहे बालक की और चाहे पक्षी के, वह उजाले की ओर, प्रकाश की ओर टुकुर टुकुर मतलब एक टक, निहारना मतलब देखना, एक टक देखने लगता है और बड़ी ही अन्याय मतलब अनुचित भरी रीति से, मतलब तरीके से अपने डैने, जो छोटे छोटे पर होते हैं तोते के, उनको फड़फड़ाने लगता है, फड़फड़ का शब्द करता है। जब हम बंधन से छुटकारा पाने के लिए पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, तो उसकी तरफ यहाँ पर लेखक ने इशारा किया है कि वह अपने पंख बंधन से छुटकारा पाने के लिए फड़फड़ाने लगता था। और इतना ही नहीं, यहीं पर समाप्ति नहीं हुई, बल्कि किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजड़े की सलाखें काटने में जुटा हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि तोता पक्षी बंधन मुक्त होना चाहता था। पिंजड़ा भले ही सोने का था, बहुत महंगा था, साफ सुथरा था, चमकदार था, लेकिन
पक्षी को उस पिंजड़े में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही वह जो बालक है, जो विद्यार्थी है, वह भी इस औपचारिक बंधन युक्त शिक्षा को प्राप्त नहीं करना चाहता था। वह प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में आकर के, प्रकृति के समीप रह करके, प्रकृति के सौंदर्य से आकर्षित होकर के कुछ सीखना चाहता था और प्रकृति के प्रांगण में ही अपनी योग्यता और मेधा क्षमता का विकास करना चाहता था। और जो रोगी चोच से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे इसके पहले के गद्यांश में जब हमने तीसरे खंड में पढ़ाया था कि कलम की नोक से पन्ने जो है वो तोते के मुंह में भरे जा रहे थे, तो यहाँ पर रोगी चोच से तात्पर्य है, तो वहाँ तो तोते की चोंच घायल हो ही जाएगी जब नुकीले भाग से उसकी चोंच को पर प्रहार किया जाएगा। और यहाँ पर भी जब बालक को जबरदस्ती शिक्षा दी जाएगी और जो शिक्षा दी जाएगी उसको बार बार रटवाया जाएगा, दोहरवाया जाएगा, तो एक तरह से यहाँ लेखक कहना चाहता है कि वह भी थक गया था, उसका मुंह भी घायल हो गया था, वह ऐसी शिक्षा से छुटकारा पाना चाहता था और विद्यालय के कठोर बंधन और अनुशासन से वह बाहर निकल करके प्रकृति के स्वच्छ सुरम्य सौंदर्यमयी वातावरण में अपनी प्रतिभा और मेधा का विकास करना चाहता था। तो जब बंधन मुक्त पक्षी भी होना चाहता था और इधर विद्यार्थी भी होना चाहता था, तब यह प्रक्रिया देख करके कोतवाल ने गर्जा, मतलब बड़े जोर से बोले। वो कोतवाल कौन है? जो नगर के रक्षक होते हैं। अब यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करने के लिए कोतवाल साहब नियुक्त किए गए हैं, जो बल के प्रतीक हैं, जो कानून और व्यवस्था की स्थापना करते हैं। यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थापना की बात नहीं है, किसी को दंड देने की बात नहीं है, यहाँ तो बालक को उन्मुक्त वातावरण में शिक्षा देने की बात है। लेकिन वहाँ पर कोतवाल साहब को नियुक्त किया गया है और जब बालक रूपी तोता या तोता रूपी विद्यार्थी उस बंधन से मुक्त होना चाहता है तो कोतवाल साहब को ये बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं ये कैसा अपमान है। तो जब उस पिंजड़ा सोने का बना था, उस पिंजड़े की सलाखों को तोते ने काटना शुरू किया और बालक ने उन बंधनों को तोड़ने की चेष्टा की तो लोहार हाजिर हो गए। जो लोहे का काम करते हैं और वो अपना आग भाती और हथौड़ा, भाती एक लकड़ी की वस्तु होती है जिसके ऊपर रख करके लोहार अपना कार्य करता है। तो ये सब कठोरता के प्रतीक हैं और ये सब निर्जीव वस्तु को सुधारने के लिए या निर्जीव वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। लेकिन यह तोते रूपी बालक को सुधारने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए प्रयोग किए जाने लगे। इसी से शिक्षा व्यवस्था की विडंबना और विकृति को आप समझ सकते हैं। और धम्माधम्म लोहा पिटाई हुई, मतलब बहुत तेज आवाज के साथ और लगातार निरंतर, है ना, इस तरह से पिटाई हुई। अब यहाँ पर लेखक ने दो अर्थ प्रकट किए हैं कि जो बालक प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में जाना चाहता था उसको कठोर अनुशासन और बल प्रयोग के द्वारा पुनः बंधन युक्त शिक्षा में बांध दिया गया और उधर जो तोता जिस पिंजड़े में था उस पिंजड़े की भी इतना सुधार हुआ तेजी के साथ कि उस तोते को उस पिंजड़े में कस करके बांध दिया गया और लोहे की एक साकल जंजीर तैयार की गई और तोते के भी डैने, जो तोते के छोटे छोटे पर होते हैं उन्हें डैने कहते हैं, उनको भी काट दिया गया कि अब तुम इसी पिंजड़े में ही रहोगे, तुम इस पिंजड़े से बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर सकते हो। ऐसे ही बालक को इसी तरह की शिक्षा ग्रहण करनी है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के अलावा तुम और किसी तरह की शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो, यहाँ पर यह कहा गया है। और राजा के संबंधियों ने शिक्षा व्यवस्था अब फिर राजा के ही नियंत्रण में ही है। लेखक बार बार यहाँ इसकी ओर संकेत करा, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है और इसीलिए शिक्षा के मूल केंद्र बिंदु लक्ष्य बालक रूपी तोते का भी यह हाल है कि उसके जीवन में निराशा है, उसके व्यक्तित्व को बिल्कुल बंधन में बांध करके उसकी मेधा क्षमता को बिल्कुल समाप्त करने की जैसे योजना चल रही है। और हाड़ी जैसे मुंह लटका करके
जैसे हांडी गोल होती है, हांडी मतलब मटका, तो मटका मिट्टी का बना होता है, तो जो जैसा कहो हांडी जैसा मुंह लटका कर, मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाले जो लोग हैं, जिनके अंदर अपनी कोई मौलिकता और सृजनात्मकता नहीं है, तो ऐसे जो राजा के संबंधी हैं उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ मतलब मूर्ख ही नहीं, नमक हराम मतलब अकृतज्ञ भी हैं। उन्हें जिसका खाते हैं उसी के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। जो शिक्षा व्यवस्था उनके लिए की गई है उस शिक्षा व्यवस्था के प्रति विद्रोह कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर यह तात्पर्य है। और तब पंडितों ने एक हाथ में तो कलम ली शिक्षा का प्रतीक और एक हाथ में बर्छा जो कठोर अनुशासन का प्रतीक है। तो शिक्षा दी गई लेकिन कठोर अनुशासन में बलपूर्वक दी गई और ऐसा कांड रचाया, मतलब ऐसी अप्रिय घटना घटी कि जिसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के नाम पर बालक की मेधा प्रतिभा को बिल्कुल दबा दिया गया। जो चली आती हुई शिक्षा व्यवस्था थी पारंपरिक परिपाटी पर गतानुगतिकता अनुकरणात्मक, उसी शिक्षा को बालक को दिया गया और उसी शिक्षा के सांचे में बालक को फिट कर दिया गया। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है यह अप्रिय घटना घटी और जब लुहार ने जब पिंजड़े को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया, उसमें तोते को बिल्कुल बांध दिया, तो इस तरह से क्योंकि लोहार की लोसारी मतलब लौह कर्म जो है वो उसका नाम चारों तरफ फैल गया और लुहार को भी पुरस्कार दिए गए और उनकी जो पत्नी लुहारिन थी उनके अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे। मतलब लुहार की पत्नी सोने के गहने पहन रही हैं। एक तरह से लेखक ने यहाँ पर एक दूसरी विकृति की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है कि जो जिस योग्य नहीं है उसको वह चीज़ दी जा रही है और योग्य नहीं है अगर उसे वह चीज़ दी जाएगी तो वह उस चीज़ की कद्र नहीं समझेगा। यहाँ पर लेखक ने यह बात बताई है और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने भी उसे सिरोपा, सिर से लेकर के पैर तक के जो वस्त्र होते हैं, जो वस्त्राभूषण होते हैं उसे सिरोपा कहते हैं, खिलियत भी कहते हैं, वह कोतवाल को दिया गया। इस तरह शिक्षा व्यवस्था के जो अभिन्न अंग नहीं होने चाहिए उन्हें शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया और शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल अव्यवस्थित कर दिया गया और बालक को शिक्षित जरूर किया जा रहा है लेकिन वास्तव में बालक का मन शिक्षा से बिल्कुल दूर चला गया है। यहाँ पर गुरुदेव ने इस बात की ओर संकेत किया है इस गद्यांश में। अब हम विशेष पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान से अपरिचित माता पिता व देश समाज सब मिलकर बालक को सभ्य बनाए जाने के नाम पर बालक की स्वतंत्र एवं बंधन मुक्त रहने की सहज स्वाभाविक आकांक्षा पर कुठाराघात कर देते हैं। प्रसंग एवं विषय के अनुकूल सहज स्वाभाविक व प्रभावशाली भाषा और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आशा है बच्चों आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। और अब हम प्रश्न पर आते हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राजा ने किसे व क्यों सिरोपा दिया। अब हम दूसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे जिसमें रचना और रचनाकार का नाम लिखेंगे और फिर हम प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक तोते रूपी बालक की मृत्यु के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की विडंबना की चरमोत्कर्षता पर प्रकाश डाल रहे हैं। अब हम गद्यांश पढ़ रहे हैं। तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कम वक्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब ये कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है ना? कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं। तो दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव बसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। अब हम गद्यांश की व्याख्या करते हैं। तोता मर गया, पक्षी जो चहचहाता था उसका देहावसान हो गया। ऐसे ही बालक की जो मेधा और प्रतिभा थी वह बिल्कुल समाप्त हो गई।
अब कब मरा और बालक की ये मेधा और प्रतिभा, उसकी संवेदनशीलता, उसके संवेग, उसके भाव, मनोभाव कब समाप्त हो गए, किस तरह से वो चली आती हुई शिक्षा परंपरा में ढाल दिया गया, इसका पता किसी को नहीं लगा, क्योंकि इसका पता कोई लगाना चाहता ही नहीं था। इसका पता करने की किसी ने आवश्यकता ही नहीं समझी। उन्हें ये लगा ही नहीं कि बालक की मेधा, क्षमता, योग्यता के अनुसार उन्मुक्त और स्वतंत्र वातावरण में उसे सीखने का मौका देना चाहिए, उसे स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे स्व अनुशासन में रखना चाहिए और इस तरह से उसकी मौलिकता और सृजनात्मकता को दुनिया के सामने लाना चाहिए। इस बात की किसी ने आवश्यकता ही नहीं समझी, इसीलिए ये ऐसा हुआ और इसका निश्चय, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता था कि क्योंकि जिनके हाथों में शिक्षा व्यवस्था थी उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य से अपरिचित थे। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई। कमबख्त एक तरह से दुष्ट निंदक ने अफवाह, झूठी खबर फैला दी कि तोता मर गया, तोते का देहांत हो गया है। अब ये बात राजा के कानों तक पहुंची और राजा ने अपने भांजे साहब को, जिनके हाथों में शिक्षा व्यवस्था दी थी, और उनसे ये पूछा कि यह कैसी बात सुनी जा रही है, ये क्या बात फैल रही है। भांजे ने कहा कि तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। अब भांजे कितनी द्विअर्थी बात कहते हैं। लेखक ने यहाँ पर इसका कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि शिक्षा पूरी हो गई। जब शिक्षा पूरी हो जाएगी, जो तोता फुदकता था, उछलता था, तो वो शांत हो गया। तो जब वो शांत हो गया तो इसका मतलब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, उसमें अब चंचलता का लेश मात्र भी नहीं रह गई है, उसमें चंचलता बिल्कुल लेश मात्र नहीं है। तो राजा ने इसलिए पूछा, अब भी वह उछलता है, फुदकता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए। अरे ना, अब तो वो बिल्कुल शांत हो गया, स्थिर हो गया, क्योंकि वह शिक्षित हो गया। कितना बड़ा व्यंग लेखक ने, गुरुदेव ने यहाँ पर किया है कि किस तरह से व्यक्ति को, या व्यक्ति तो छोड़िए, एक बालक को शिक्षा के नाम पर बिल्कुल एक मशीन बना दिया जाता है और एक तरह से उसे सजीव से निर्जीव मशीन के रूप में परिणत कर दिया जाता। अब भी उड़ता है, मतलब वो स्वतंत्रता की चाहत है उसके अंतर्गत? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भी गाता है, सुमधुर बोल बोलता है, आनंद में, जैसे पक्षी चहचहाता है वैसे बालक भी आनंद में रहता है। आप देखते होंगे कि बालक कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है। तो अब नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह शिक्षित हो गया है। दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है, मतलब भूख प्यास लगती है बालक को तो बालक रोता है, चिल्लाता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही तोता भी अब कुछ नहीं बोलता है। दूसरे दाना से यहाँ तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा, जिस शिक्षा का आजीविका से कोई संबंध नहीं है, तो अगर शिक्षित होने के बावजूद भी वह बेरोजगार है तो वह कोई विद्रोह नहीं करता है। भांजे ने कहा नहीं। अब राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही। अब राजा को उत्सुकता हुई कि जो तोता इतना उछलता फुदकता था, कूदता था, बोलता था, अब वह कैसे इतना शांत हो गया। तो उन्होंने कहा, एक बार लाना तो सही, जरा देखे तो तोता लाया गया। साथ में उस तोते के साथ कोतवाल आए, नगर रक्षक, जो कानून और बल के प्रतीक हैं, प्यादे आए, पैदल सेना आए। ये प्यादे जिनका काम अपने राजा और रानी की शह पर चलना होता है, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, और घुड़सवार आए। घुड़सवार भी सैनिक हैं, ये बल के प्रतीक हैं, कठोर अनुशासन की तरफ यहाँ पर गुरुदेव ने ध्यान आकर्षित किया। अब राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। राजा ने यहाँ पर भी बल का ही प्रयोग किया, ऐसे चुटकी से दबाया। उसे स्नेह और प्यार से तोते के ऊपर हाथ नहीं फेरा, बल्कि चुटकी से दबाया। यहाँ पर भी गुरुदेव ने कहा है कि तोते को देखने के लिए भी, तोते की शिक्षा से परिचित होने के लिए भी उसके ऊपर बल का प्रयोग किया। हर कदम पर बालक के साथ बल का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो प्यादे आए, घुड़सवार आए, कोतवाल आए, और चाहे उसको चुटकी से दबाया जाए। सबका सारांश ये है कि कठोर अनुशासन और बल प्रयोग में ही उस शिक्षा व्यवस्था का और शिक्षा व्यवस्था के मूल केंद्र बालक का निरीक्षण किया जाएगा। उसको कहीं भी स्वतंत्रता, उन्मुक्तता ये सब नहीं प्रदान की जाएगी। तोते ने ना हाँ की ना हूँ की। अब तोता तो मर गया था, ऐसे ही बालक की मेधा और प्रतिभा और क्षमता तो बिल्कुल समाप्त हो गई थी, तो वो बोलेगा ही क्या? वो तो एक अनुकरण मात्र रह गया है, एक मशीन
की तरह मशीनी प्राणी हो गया है तो वो हाँ हूँ कुछ करेगा नहीं। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता की ओर लेखक ने ध्यान खींचा है कि उसके पेट में जो निरर्थक पुस्तकीय ज्ञान था वह जरूर बोल रहा था। उसी के माध्यम से वो अगर अपने जीवन में कुछ कर पाएगा तो कर पाएगा, नहीं तो कोरा पुस्तकीय ज्ञान तो निरर्थक ही होता है, क्योंकि बालक को ना करके सीखने की शिक्षा दी गई थी, ना उसको रुचि के अनुसार शिक्षा दी गई थी, ना उसकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार शिक्षा दी गई थी। तो सूखे पत्ते जैसे निर्जीव होते हैं, बेकार होते हैं, वैसे ही यह शिक्षा भी जो उसको जबरदस्ती उसके पेट में डाली गई थी, मन मस्तिष्क में भरी गई थी, वो बेकार ही थी, निरर्थक थी। और बाहर नव बसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुखलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। अब बाहर जहाँ राजा का दरबार था, जहाँ वो पक्षी लाया गया, बालक और चाहे तोता हो, उसे प्रकृति में ही रहना अच्छा लगता है, प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में ही उसका विकास हो पाता है, वह खुश रह पाता है। तो लेखक ने, गुरुदेव ने यहाँ कहा है कि बाहर नव बसंत है, जैसे बसंत जो ऋतुओं, जिसे ऋतुराज कहा जाता है, और बसंत में प्रकृति अत्यधिक सुंदर होती है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं। तो ऐसे में जो दक्षिण दिशा से आने वाली जो बयार मतलब वायु थी, वहाँ नव पल्लव, यहाँ नए नए जो पत्ते होते हैं जिन्हें किसले कहते हैं, जो बहुत कोमल और मुलायम होते हैं। और यहाँ नव पल्लव से तात्पर्य जो सुकोमल मधुर बोलने वाले बालकों की ओर भी लेखक ने किया है। और अपने निश्वासों से मतलब गहरी और लंबी सांसों से जो है मुकुलित मतलब खिले हुए, और जहाँ कलियाँ, जो कलियों से भरा हुआ जो वन होता है, के आकाश को आकुल कर दिया मतलब व्याकुल कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उधर तोते की मृत्यु हो गई, इधर बालक की योग्यता की समाप्ति हो गई। तो इन सब दुखद घटनाओं से जो खिला हुआ वन था, जो कलियों से भरा हुआ वन था, उसके ऊपर का जो आकाश है, जो आकाश असीमित है, अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है, वह इन दुखद घटनाओं से व्याकुल हो गया। अपने प्रकृति का जो एक उपादान है, जो अभिन्न अंग है, पक्षी जो तोता, और इस प्रकृति के भी जो अभिन्न अंग बालक हैं, इन दोनों के व्यक्तित्व के समापन से प्रकृति भी दुखी हो गई। इन दोनों में असीम संभावनाएं हैं, इन दोनों में आकर्षण है, सौंदर्य है, लेकिन इनके आकर्षण और सौंदर्य को समाप्त करके इस शिक्षा व्यवस्था ने हम सबको इस शिक्षा व्यवस्था पर सोचने को मजबूर कर दिया। तोते कहानी के माध्यम से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर यही कहना चाहते हैं। और अब हम विशेष पर आते हैं। लेखक द्वारा भाषा की लक्षणा व व्यंजना शक्ति का सटीक प्रयोग करते हुए व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से हम सबका ध्यान संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से बाल शिक्षा पर संवेदनशील होकर चिंतन मनन करने की ओर आकर्षित किया है। अब प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राजा ने भांजे को क्या खबर सुनकर बुलवाया, और शिक्षा व संदेश गिजुभाई बधेका की ये कविता है। गतिमान जिसका शीर्षक है, बालक पल पल में बढ़ने वाला प्राणी है, बालक की दृष्टि प्रश्नात्मक है, बालक का हृदय उद्गारात्मक है, बालक के व्याकरण में प्रश्न और उद्गार है, लेकिन पूर्ण विराम कहीं नहीं है। बालक का मतलब है मूर्तिमंत, गति अल्प विराम भी नहीं है। तो बालक को स्वतंत्रता दीजिए, स्वानुशासन सिखाइए, स्वाध्याय की प्रेरणा दीजिए, और इस तरह से बालक को शिक्षित कीजिए, तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था सफल है। और जैसा कि कहा है, इतने मौलिक वनों की जितना स्वयं सृजन है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। तो बालक को गतिशील रहने दो, उसकी चंचलता को सार्थक दिशा की ओर मोड़ो, सोद्देश्य बनाओ और उसी हिसाब से शिक्षा व्यवस्था करो। शिक्षा व्यवस्था राज्य के हाथों में, राजा के हाथों में ना हो करके, बल्कि सच्चे योग्य शिक्षकों और बाल मनोवैज्ञानिकों के हाथों में होनी चाहिए। तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था सार्थक है और हम उस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित हो पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।